आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। अगला सवाल है हमारे पास, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन किसके एक्सपेंशन में, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर सिक्स। इसके एक्सपेंशन में आपको टर्म इंडिपेंडेंट टू एक्स चाहिए। तो देखिए, इसका जनरल टर्म लिखिए टी आर प्लस वन एन सी आर, एन मतलब सिक्स, सिक्स सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, मतलब एक्स की पावर सिक्स माइनस आर वन अपॉन एक्स की पावर आर। यही होगा। ये क्या हो गया, सिक्स सी आर एक्स की पावर सिक्स माइनस आर एक्स की पावर, ये क्या हो जाएगा, माइनस आर। डेट मीन्स पावर दोनों एक्स की ऐड हो गए तो सिक्स सी आर एक्स की पावर में सिक्स माइनस टू आर। आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब सिक्स माइनस टू आर इक्वल्स टू जीरो। आर की वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई क्या। तो टी फोर जो है आपका क्या होगा, टर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। अब आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल है हमारा, फाइंड टर्म, नहीं, फाइंड कोफिशिएंट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब इन द एक्सपेंशन, कौन सा एक्सपेंशन, इन किसमें, एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स रेज टू द पावर वन बाई थ्री प्लस एक्स की पावर टू बाई थ्री, फिर माइ अपॉन प्लस वन माइनस एक्स, एक्स माइनस वन, ये बीच में माइनस अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स रेज टू द पावर टेन। अब भाई, अब ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये तो बड़ा ही भयंकर सा दिया है। अब इसमें तो डायरेक्ट हम लगाएंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले पहले जो भी अंदर मसाला दिया हुआ है उसको हम सिंप्लीफाई करें। तो बेटा एक बार जरा देखो, ये लिखा क्या हुआ है। हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्या हुआ बेटा, प्लस बी स्क्वायर। ये होता है क्या, इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ किधर, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये x प्लस वन जो है ना, ये x प्लस वन नहीं लिखा है। मैं बोल रहा हूँ ये x की पावर थ्री बाई थ्री प्लस वन की पावर थ्री बाई थ्री लिखा है। अब ऐसे करने से क्या हुआ, ये मैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, एक्स की पावर वन बाई थ्री और उसकी पावर थ्री प्लस वन की पावर वन बाई थ्री और उसकी पावर थ्री। ऐसे इंटरप्रेट करने से हमारे पास क्या बना, देखो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मेट बना। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, मतलब एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन की पावर वन बाई थ्री। चलो अभी लिख के लिए लिख देता हूँ समझाने के लिए। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस ए बी, मतलब माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री होगा, वन तो वन ही है, उसको क्यों लिखना, प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका, प्लस वन। तो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर यही बन रहा है। तो ये चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, जस्ट मिनट। तो x प्लस वन की जगह हमने लिखा x की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, ठीक, एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, ये लिख दिया। और इधर क्या था भाई, राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड वाला भी
राइट हैंड साइड में आप देखे उसको, मैं अभी के लिए एज इट इज चलो लिखे हुए रहने देता हूँ, नहीं तो ये भी सिंप्लीफाई हो रहा था। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस रूट एक्स, और ये क्या है, पूरी पावर 10। अब ये और ये पूरा कैंसिल हो गया क्या बेटा, इधर वाला पार्ट तो सिंप्लीफाई हो गया। अब बात करते हैं इसकी। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी देखो, ये तो और मस्त सा है, सिंप्लीफाई हो रहा है। ये आपका यहाँ पे जो बचा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, अब ये एक्स माइनस, चलो इसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स जो है, ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये इसको ऊपर वाले को मैं ये पढ़ सकता हूँ क्या, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और अपॉन, और डिनोमिनेटर में रूट एक्स अगर मैं कॉमन ले लूं तो रूट एक्स कॉमन ले लिया, ये रूट एक्स माइनस 1 बचा क्या है यहाँ पे, रूट एक्स माइनस 1। अब ये ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फैक्टर करेंगे रूट एक्स प्लस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 1 अपॉन में रूट एक्स माइनस 1। रूट एक्स माइनस 1 से रूट एक्स माइनस 1 कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, ये मस्त सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करें, कैसे, इसको दो भाग में मैं डिवाइड करूं, मतलब दो होगा ना, रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, ऐसे मैं कर रहा हूं। तो एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो ये रूट एक्स बाई रूट एक्स, एक बार चलो लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और प्लस में 1 अपॉन रूट एक्स, दो इक्वल पार्ट में इस तरीके से टूटेंगे ये। तो ये क्या बना हमारे पास, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, ये तो 1 बन गया 1, और ये माइनस 1/√x। तो ये सिंप्लीफाई होके इतना लंबा चौड़ा जो था, और पावर 10 तो चल ही रहा है, आपको पावर 10 चल रहा है, ठीक है। ये जो इतना लंबा चौड़ा सा था, डरावना सा, जिससे आप डर रहे थे, ये निकला क्या, कहते ना खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वही वाला हाल। एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की पावर 10 ओवर पावर 10। अब ये सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। अब मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या था, आपको ये सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, उसका कोफिशिएंट भी चाहिए, तो टी आर प्लस 1 लिख लेते हैं फटाफट। टी आर प्लस 1 क्या लिखेंगे, 10 CR एक्स की पावर 1/3 रेस टू द पावर 10 - R, और ये -1 अपॉन रूट एक्स की पावर R, यही लिखोगे क्या बेटा। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात करें तो पहले तो आर निकालते हैं, एक्स की पावर सब इकट्ठा करते जाए, तो ये -1 की पावर आर मैं अलग से निकाल रख रहा हूँ यहाँ पे, 10 CR, ये माइनस जो है ना, इसको -1 की पावर आर करके निकाल दिया। अब ये क्या है, एक्स की पावर 10 - R/3, यही है क्या बेटा। और ये जो है ये क्या है, पावर ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -½ है, और उसकी पावर आर है, तो इसको मैं ये लिख दूं क्या, -R/2। अब दोनों पावर ऐड होंगे तो बेसिकली 10 - R/3 और -R/2, इसको आपको क्या करना है, जीरो, पावर ऐड होंगे, ये माइनस का है तो ये माइनस ही रह जाएगा। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए डिनोमिनेटर में, तो नीचे 6 और इधर 20 - 2R - 3R इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू 5 आई, आप सॉरी 4 आई आपकी आर की वैल्यू, माइनस का 5R इक्वल्स टू -20, -20 माइनस माइनस कैंसिल होगा दोनों तरफ, क्या हो गया, 20/5 दैट इज 4। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है क्या भाई, आर की वैल्यू 4 आ गई। तो आपसे कोफिशिएंट पूछा है, तो टर्म कौन सा हुआ, T5 है, जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ
एक्स है। और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ओवरऑल कोफिशिएंट की बात करी गई है, बाइनोमियल कोफिशिएंट की नहीं। ओवरऑल कोफिशिएंट ये पूरा आएगा, ये क्या है? ये कोफिशिएंट हुआ। और बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलता तो सिर्फ ये होता क्या? बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, ये होता बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ओवरऑल कोफिशिएंट की बात की है तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट इक्वल्स टू -1 की पावर 4 और 10c4। -1 की पावर 4 तो 4 ही होता है, तो कोफिशिएंट सॉरी -1 की पावर 4 तो 1 ही होगा। ये आ गया 10c4, आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको? अब अब एक इसका ट्रिक है, ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, इस पे लिख देता हूँ, ये रंगा बिल्ला पेन से। ट्रिक क्या है? तारा सितारा बना के ट्रिक ये बोलता है कि अगर आपके पास एक्स की पावर अल्फा, अब देखो सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने का कोई ट्रिक नहीं है। आप और प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा हो तो इसमें आपको क्या चाहिए? एक्स की पावर एम वाला टर्म चाहिए। क्या करना है आपको? टर्म इंडिपेंडेंट की बात नहीं करना है। इफ यू हैव टू फाइंड एक्स की पावर एम, देन आपको एक्स की पावर एन चाहिए, देन आर इक्वल्स टू, और ये है ना प्लस माइनस, यहाँ एन है, ठीक है, आर इक्वल्स टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट, अभी हम पिछला क्वेश्चन जो है उसी का हम देखे, तो हमें क्या चाहिए था? एक्स की पावर 1/3 सॉल्व करके हुआ, और ये प्लस में एक्स की पावर 1/2 था, 1 और पावर 10 था। तो इसमें हमें चाहिए क्या था? इंडिपेंडेंट मतलब एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 चाहिए। तो एक्स की पावर एम मतलब एम की वैल्यू 0 है आपकी, तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 10 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू क्या है भाई? 1/3 है क्या? 10 इंटू 1/3 माइनस एम की वैल्यू 0 अपॉन अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/3 प्लस 1/2। ये कितना आ गया? 10/3 इंटू 6/5, दैट मीन्स कितना आया कैंसिल होके? 2 2। तो आर इक्वल्स टू 4 आ गया क्या? ये इसका ट्रिक भी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रिक व्रिक की तो बात हो गई हमारी, अब आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इन एक्स प्लस 2x² अब इसकी मैंने बात करी थी, अगर आपसे एंड से पूछे कुछ भी टर्म, तो कुछ नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है, बस सिंपल क्या करना है, ये जो आपके पास बाइनोमियल गिवन है, ये जो आपके पास बाइनोमियल गिवन है, इसको उल्टा करके लिख दो और उसमें आगे से फिफ्थ टर्म निकाल लो। तो इसको उल्टा करके हम लोग लिखते हैं तो क्या बनता है? ये 2x² प्लस एक्स रेस टू द पावर 8, आपको इसमें निकालना है। तो मैं लिख देता हूं एक तरीके से, क्या लिखूं? ऐसे लिखता हूं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्स प्लस 2x² इज टू द पावर 8 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग की स्पेलिंग क्या होती है? BGINNING, बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग इन इसमें
2x² प्लस एक्स रेस टू द पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पहले तो मस्त TR+1 लिख लो इसका। अब इसका TR+1 लिखेंगे इसको। एक मिनट बेटा, प्रिंसिपल मैम से इसका बात कर लीजिए ना, हमारा क्लास ओवरलैप हो रहा है। इसका TR+1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8CR पहले वाले की पावर 2x² की पावर 8 - R दूसरे वाले की पावर x की पावर r, यही होगा क्या। अब फिफ्थ टर्म की बात की, T5 की बात की तो r की वैल्यू 4, r की वैल्यू 4 इसमें डाल दीजिए भाई। तो क्या हो गया, 8C4 2x² यही होगा। 8 - 4 4, एक्स की पावर 4। तो थोड़ा इसको सजा के लिखे, 8 3 4 सॉरी 8C4 2 की पावर 4 मतलब 16। तो पहले 16 लिख रहे हो, 16 इंटू 8C4, और ये क्या हो गया, एक्स की पावर 8 और ये एक्स की पावर 4 ऐड हो जाएंगे, एक्स की पावर 12। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई आपको, आसान सा सवाल था। अब आगे बढ़ा जाए। फाइंड x if T3 in x plus x raised to the power log x base 10 raised to the power 5 is 10 raised to the power 6। अब log आ गया इसमें, log भले ही आ गया, log से घबराने का नहीं है। ठीक है, log से आपको घबराना नहीं है भाई। काम करते हैं, तो T3 की बात करिए तो पहले जनरल टर्म लिखवाओ भाई, जनरल टर्म लिखवाओ। TR+1 लिखवाइए इसका। TR+1 आप अब मुझे लिखवाएंगे तो ये क्या होगा, 5CR पहले टर्म की पावर x की पावर 5 - R, लॉग से डरना नहीं है। दूसरा टर्म ये पूरा है, दूसरा टर्म लिखो x की पावर क्या है, log x बेस 10, और इस पूरे की पावर r। ये तो TR+1 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, TR+1 हो गया। अब बात करें T3 की, तो R की वैल्यू 2 होगी क्या। तो T3 हमारा क्या हो जाएगा, 5C2 x की पावर 5 - 2 दैट इज 3, और ये जो है x की पावर log x बेस 10 की पावर 2। अब हमें क्या बोला है, ये किसके इक्वल है, टर्म 3 जो है ये 10 रेज़ टू द पावर 6 के इक्वल है, यही होगा। अब एक काम करते हैं, x के सारे पावर एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये x की पावर में ये log है। ठीक है, अब तुम लोगों को कहीं log से अभी डर लग रहा हो तो मैं log को है ना एक पढ़ के लिए एक नया वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, अल्फा मान लेता हूँ मैं इसको, अल्फा। अब इससे ना मुझे लिखने में भी बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे तुम लोग को लिखेंगे अल्फा, और ये तो अल्फा और 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, 5C2 x³ इंटू एक्स की पावर 2 अल्फा इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब x से सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 5C2 एक्स की पावर 3 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब बेटा 5C2 की वैल्यू क्या होती है, 5C2 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तक के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए क्या, तो कैंसिल हो गए, क्या बने यहाँ पे 4 × 5 बचा, ये 2 और ये 4 कैंसिल हुआ, तो 2 क्या आया 10। तो मतलब ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, 10 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6। ये 10 एक बार इससे गया तो बचा यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 5। तो आपके पास क्या बचा, x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5। अब
क्या करो, दोनों तरफ log बेस 10 ले लो। क्यों log बेस 10 लो? हमें x चाहिए ना भाई। x की वैल्यू एक बार पुट कर दो यहाँ पे, बल्कि log की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। ये क्या लिखा हुआ है? 3 + 2 log x बेस 10 इक्वल्स टू 10⁻⁵। अब ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं? ऐसे सवाल में दोनों तरफ log लेते हैं। अब log आपको ऐसा लेना है कि सेम हो जाए और ये है ना सॉल्व हो जाए। तो log का बेस 10 ले लो, log बेस 10 लोगे, log बेस 10, और ये x की पावर क्या है? 3 + 2 log x बेस 10 इक्वल्स टू log 10⁻⁵ बेस 10। तो ये पावर पूरा उठ के आगे आएगा, ये पावर जो है पूरा उठ के आगे आएगा। पावर जब पूरा उठ के आगे आएगा, 3 + 2 log x बेस 10 log x बेस 10, ठीक, इक्वल्स टू, अब ये वाला आगे आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे? फिर 5 बचेगा क्या? क्योंकि हमें पता है log a बेस a ये 1 होता है। तो यहाँ पे log क्या बन जाएगा? 10 बेस 10, तो ये भी 1 हो जाएगा क्या? और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखो, ये log x बेस 10 में क्वाड्रेटिक बन रहा है। log x बेस 10 को अगर मैं t मानता हूँ तो ये क्या है? 3 + 2t इंटू टी इक्वल्स टू 5। ये होगा क्या बेटा? ये क्या आया? इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करे। अच्छा, इसको पहले log x बेस 10 को अल्फा माना था ना हमने, तो अल्फा ही रहने देते हैं भाई। अल्फा माना था ना यहाँ पे, हाँ, log x बेस 10 को अल्फा माना था, तो वापस से अल्फा ही पुट कर दे। ठीक है, 3α + 2α², ये इधर लेके आ गया, -5 इक्वल्स टू 0। और इसको थोड़ा सजा कर लो, 2α² +3α -5 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी? तो इसका फैक्टर आप करेंगे तो इसका फैक्टर क्या क्या बनेगा भाई? 2 × -5 दैट इज -10, -10 का आप फैक्टर करें तो ये क्या बनेगा? 5 और -2, मतलब 2α² प्लस का 5α -2α -5 इक्वल्स टू 0। अल्फा कॉमन लिया इधर से, अल्फा प्लस 2α + 5 -1 कॉमन लिया तो अल्फा सॉरी 2α + 5 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स क्या क्या है? 2α + 5 अल्फा -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या क्या आ गई भाई? अल्फा इक्वल्स टू आ गया -5/2, और यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू 1 आ गया। अब अल्फा आपने माना था किसको? log x बेस 10 को। तो log x बेस 10 की वैल्यू -5/2, और यहाँ से log x बेस 10 की वैल्यू, बोलो बेटा, 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बेस इधर जाएगा तो ये क्या होगा? x इक्वल्स टू 10⁻⁴ मतलब x इक्वल्स टू 10। यहाँ से तो ये आया। अब यहाँ पे बेस इधर जाएगा तो ये क्या होगा? x इक्वल्स टू 10⁻⁻⁵ तो x की वैल्यू ये आई। तो दो वैल्यूज x के आ रहे हैं, या तो ये या तो ये। तो x की आपकी दो वैल्यू है। बढ़िया सवाल था ये। अब हम लोग आगे बढ़े, इतना भी कुछ खास नहीं था, थोड़ा लॉ की प्रॉपर्टी आपकी यूज हुई। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, एनजीटी। न्यूमेरिकली, अब देखो, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की बात कर रहा था या मैक्सिमम कोफिशिएंट की बात कर रहा था, तो हमने बोला मिडिल टर्म। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अलग है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसका मतलब क्या हुआ? टर्म हैविंग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू।
न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोल दो। मतलब इसका क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस नॉर्मल वाला जो कोफिशिएंट होता है वो नॉर्मल कोफिशिएंट। ठीक है। अब आपको अगर कंफ्यूज मत होना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलता है तो मिडिल टर्म आता है, लेकिन एनजीटी में मिडिल टर्म आना जरूरत नहीं है। ठीक है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बोलेगा मतलब वो होगा, और एनजीटी में मिडिल टर्म का जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? अब बात करें ग्रेटेस्ट बोले या एब्सोल्यूट बोले। चलो देखो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोले, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोले और एब्सोल्यूट। अब जैसे ही शब्द एब्सोल्यूट आया, इसका मतलब समझ जाना क्या करना है आपको। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्या करना है आपको, एब्सोल्यूट शब्द क्या बोल रहा है, मॉडुलस यूज करना है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस यूज करना है, मतलब साइन हटा के बात करनी है हमें। साइन हटा के, साइन हटा के मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो साइन है उसको हटा के बात करनी है। यही होता है ना, मॉड ऑफ एक्स आपको क्या देता है, एक्स देता है। मतलब मॉड ऑफ -2 अगर मैं लिखूं तो ये क्या कर देगा, इसको +2 आउटपुट में देगा। निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव तो एज इट इज पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का मतलब आपका ये है। ठीक। तो एनसीईआरटी में एक मस्त चीज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। पहला, अब लेट करते हैं, टी लेट TR+1 इज NGT। TR+1 NGT है। अब TR+1 हमारा NGT है, मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। मतलब बिना प्लस माइनस के, माइनस साइन हटा के बात कर रहे हैं, सिर्फ उसका मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करें। आपने फिजिक्स में मैग्नीट्यूड शब्द सुना होगा ना। मैग्नीट्यूड मतलब कोई प्लस माइनस साइन से मतलब नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी, मॉड ऑफ PR ये लेस देन इक्वल्स टू होगा मॉड ऑफ TR+1, और ये भी मॉड ऑफ TR+1 बड़ा होगा अपने मॉड ऑफ TR-1 से। ठीक है। फिर आगे बढ़ा जाए, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करें। मॉड ऑफ, ये लास्ट में आपको फॉर्मूला मेनली याद रखना है। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मॉड ऑफ TR+1। ठीक। अब एक तरफ ला के अगर हम डिवाइड मार दे तो हमारे पास क्या होगा, इधर ले जा रहा हूं मैं, मॉड ऑफ TR+1 अपॉन PR, इस पूरे का मॉड। अब इधर लेके गए तो ये इधर है ना, इधर लेके आया तो साइन इसकी तरफ खुला हुआ है, देखो इसकी तरफ खुला हुआ है, TR+1 की तरफ खुला है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। अब एक बार TR+1 की वैल्यू डालो। हम किसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं अभी, अभी हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। इन जनरल जब भी कोई फॉर्मूला मैं डिराइव करूंगा या बात करेंगे तो a+x⁻n पे ही बात करेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ NCR a⁻n-r x⁻r डिवाइड बाई, ये मॉड है ठीक है ना, NCR-1 a⁻n-r+1 हो जाएगा ये, और x की पावर r-1 हो जाएगा, और इसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब एक चीज बताइए, अगर हमें पता है, क्या हमें पता है, NCR अपॉन NCR-1, इस ये किसके इक्वल होता है, n-r+1 अपॉन r, इसके इक्वल होता है क्या। तो ये यूज करें किस पे, इतने वाले पार्ट पे, इतने वाले पार्ट पे। तो ये क्या हो जाएगा, n-r+1
अपॉन आर, और ये ए की पावर एन माइनस आर है, और ये क्या है, ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन। तो इसको अलग से आपको बताता हूँ, ए की पावर एन माइनस आर अपॉन में ए की पावर एन माइनस आर प्लस वन। तो ये पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए की पावर एन माइनस आर माइनस एन प्लस आर और माइनस वन। ये होगा क्या, एन से एन कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये क्या बचा, ए की पावर माइनस वन, मतलब वन अपॉन ए बचा क्या, ठीक है, अरे वन अपॉन ए बचा क्या। तो यहाँ पे ए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। अब x की बात करें, x की पावर, देखो ये क्या है, x की पावर r अपॉन x की पावर r माइनस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर ऊपर जाएगा, तो x की पावर r इंटू, चाहे सीधे पावर में ही कर दो, तो माइनस का r प्लस का वन, तो आर आर कैंसिल, क्या बचा ऊपर, x बचा। मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। यहां तक बात क्लियर है क्या भाई। तो बेटा अब आगे बढ़ा जाए। अब एक चीज बताओ, n माइनस आर, हमें पता है कि r जो है ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, और r जो है लेस देन इक्वल्स टू n होगा। तो n माइनस आर प्लस वन बाई आर की बात करें, n माइनस आर प्लस वन बाई आर की बात करें, तो ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है, ये तो आपका हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा क्या, क्योंकि ये आर से बड़ा है, नहीं तो आर के इक्वल है, ठीक है। और ये तो आर तो जीरो, अब क्योंकि आर डिनोमिनेटर में है तो आर जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर डिफाइन नहीं होगा ना। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ओवरऑल, ये ओवरऑल चीज हमारा पॉजिटिव है क्या बेटा, ओवरऑल चीज हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मॉडुलस से निकाल लेते हैं, मॉडुलस से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स बाई ए इंटू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या है, मॉड ऑफ एक्स बाई ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। तो ये आपके पास एक मस्त फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया भाई, मॉड ऑफ एक्स बाई ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर अपॉन एन माइनस आर। इसको थोड़ा और वो करें, सिंप्लीफाई करें तो इसको क्या करता हूं मैं, दूसरा तरीका, ये तो ये सिंप्लीफाई किया, दूसरा और यहीं से मैं कर रहा हूं, मॉड ऑफ एक्स बाई ए को उधर लेके गया, ठीक है, एन माइनस आर प्लस वन। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, नहीं ये वाला स्टेप तो गड़बड़ है ना, मॉडुलस है, मॉडुलस की वजह से साइन में गड़बड़ है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप मॉड को छेड़ सकते हैं, ठीक है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। हम ये कर सकते हैं क्या, इस मॉड को उधर ले जा सकते हैं, ठीक है, ये मॉड उधर जाएगा तो मॉड ऑफ ए बाई एक्स होगा, ठीक है बेटा। तो ये मॉड उधर गया, अब इसको है ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो इसको किस तरीके से ब्रेक करें, देखो जरा, ये आपके पास लिखा हुआ है क्या, एन बाई आर, ठीक, माइनस वन प्लस वन बाई आर, कुछ ऐसा लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बाई एक्स लिखा है। तो ये सब उधर मैं लेके जा रहा हूँ, एन बाई आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बाई एक्स माइनस वन बाई आर प्लस वन, ठीक, ये बात हुई। अब ये आर को लाके इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा हमारा, अच्छा ये एक काम करता हूँ, ये जो है ना, हाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा भाई, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई हुआ तो आर मॉड ए बाई एक्स माइनस वन, ये तो डिवाइड हो गया, प्लस का आर, ये बनेगा। अब एक काम कर रहा हूँ, ये जो है ना प्लस माइनस वन को इधर लेके आ जाता हूँ, तो एन माइनस सॉरी एन प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और यहाँ से आर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया मॉड ऑफ ए बाई एक्स, मॉड ऑफ ए बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। ये रिलेशन जो है आपको
एक ये ध्यान रखना है, और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, आर की बात की जाए, तो n+1 अपॉन मॉड ऑफ a बाई एक्स प्लस वन, ये जो है आपका किसके ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर है। मतलब आपसे जब भी एनजीटी की बात करे, ये क्या है, कंडीशन ऑफ एनजीटी है। ये क्या है, कंडीशन फॉर एनजीटी, मतलब आर इज ऑलवेज लेस देन n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स। ये आया क्या, एनजीटी का कंडीशन। मतलब आपको मेनली ये कंडीशन अप्लाई करना है। आपको ये प्रूफ नहीं भी समझ में आया, तो मेनली आपका काम क्या है, ये जो नीचे कंडीशन मैंने लिखा है कि आर जो है हमारा लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, n+1 अपॉन मॉड ऑफ a बाई एक्स प्लस वन के। ठीक है, बस ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एनजीटी हमें फाइंड करना है। एनजीटी ये मैनेज कर लेंगे लास्ट में, एक 35 वाला आप और मैं। हाँ कर लेंगे, ये बोला तो निकलना। ठीक, 12:30 में निकलना बस। ठीक, तो मैं 12:30 तक क्लास ले लूँ। एक मिनट तो इसका देखेंगे, इसका क्या फिक्स होगा। एक मिनट बेटा। हाँ हमको 12:40 से 1:40 ही लेना है, आप ले लीजिए। फिजिक्स वाला है कि नहीं? आएगा बोला तो है। तो मैं यहाँ 12:30 तक आप क्लास ले लें। ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए। ठीक। अब एनजीटी की बात करें, हाँ हम क्वेश्चन कर रहे थे, एनजीटी इन 2 + √2⁻10, इसमें एनजीटी की बात करें तो सीधा आपको कंडीशन लगाना है कि इस पे कि आर हमारा लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई एक्स के। अब a क्या है, x क्या है भाई, तो हमने ये जो एनजीटी निकाला था ऊपर कंडीशन, ये a+x⁻n में निकाला था। तो कंपेयर कर लीजिए बस, n क्या है आपका यहाँ पे 10 है, a क्या है यहाँ पे 2 है, x क्या है यहाँ पे √2 है। तो r की वैल्यू क्या हो गई, 11/1 प्लस मॉड ऑफ 2/√2। अब देखो इसको निकालना कैसे है आपको, तो ये क्या आया, ये क्या आया, आर लेस देन इक्वल्स टू 11/1 प्लस 2/√2, मतलब 2/√2 मतलब क्या, √2, 2/√2 ये ऊपर 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्या। 2/√2 मतलब क्या, 2 अपॉन ये, इसको √2 इंटू √2 लिख दो, और ये √2 मतलब ये √2 लिखा हुआ है, √2। अब इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू की बात करेंगे, थोड़ा देखना, ये √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41, कुछ ऐसी होती है। तो ये जो पूरा है 1 + 1.41, ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 2.41। ठीक है 2.41। तो ये इसकी बात करें तो ये क्या है, आर लेस देन इक्वल्स टू 11/2.41, ये ऊपर गया, या 2.4 ही ले लो, ज्यादा कैलकुलेशन तब क्या करना है, अप्रोक्सीमेट मतलब लमसम की बात चल रही है। तो ऊपर गया तो 24, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा आपका, आप देखो 4.6 समथिंग आएगा। मतलब आर जो है आपका लेस देन 4.6 है, लेस देन इक्वल्स टू 4.6 है, लेस देन इक्वल्स टू 4.6 है। तो इससे जस्ट छोटा वाला, अब देखो अब इसमें क्या फंडा होता है, अगर अगर यहाँ पे तो अब ही डेसिमल वाली वैल्यू आई है कि आर लेस देन इक्वल्स टू 4.6 है, तो आपकी आर आ जाएगी आर इक्वल्स टू 4, आर इक्वल्स टू 4 पे ये क्या होगा, एनजीटी होगा। ठीक है, अभी डेसिमल आया तो ये हुआ, अगर ये हो जाता, अगर ये हो जाता एग्जाम्पल के तौर पे
यार लेस देन इक्वल्स टू 4 आया है, कुछ ऐसा हो जाता, मतलब अगर इंटीजर आ जाता तो आर की दो वैल्यूज होती जहां पे एनजीटी होता। अगर इस कंडीशन में इंटीजर आ जाता तो आर की दो वैल्यूज होती जहां पे ये एनजीटी होता, एक आर इक्वल्स टू 3 और एक आर इक्वल्स टू 4। बात समझ में आई आपको? ये अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो आर इक्वल्स टू 4 पे हमारा क्या है, एनजीटी है। तो टर्म की बात करें देन T5 is NGT। ठीक। अगला सवाल देखिए, उसी पर है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। एनजीटी फाइंड एनजीटी फॉर 3 minus 5x raised to the power 15 if x इक्वल्स टू 1/5 बोला है। आपको एनजीटी निकालना है। तो वही है, आर आपका क्या होना चाहिए, आर लेस देन इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ए बाई एक्स, ये होना चाहिए। तो यहां से क्या आया, आर लेस देन इक्वल्स टू एन प्लस वन मतलब 16 अपॉन मॉड ऑफ ए बाई एक्स। मतलब मॉड लगते ही निगेटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। जस्ट मॉड ऑफ क्या कर दोगे, वन प्लस, ये सीधे क्या हो जाएगा भाई, अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये तो 1 ही हो गया, तो ये तो 3 हो गया, सीधे 3 आपको देगा। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, r लेस देन इक्वल्स टू 16/4 मतलब 4। तो यहाँ से क्या आया, r लेस देन इक्वल्स टू 4। अब जो मैं बोल रहा था कि जैसे ही r इंटीजर आएगा, जैसे ही r लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर आएगा, तो यहां से दो वैल्यूज होंगी एनजीटी की, आर इक्वल्स टू 3 और आर इक्वल्स टू 4, दोनों पर एंटीजर बल्कि एनजीटी होगा, इन दोनों पर एनजीटी होगा। ठीक है, मतलब T4 एंड T5 आर एनजीटी, ये बात आई यहां से। मतलब मुद्दे की बात क्या है, पेन का कलर चेंज करके लिखा जाए, वेन एवर वेन एवर कहाँ गया, कंडीशन होगा, वेन एवर आर लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर, जब भी ऐसा हो लेस देन इक्वल्स टू इंटीजर, देन एन जी टी विल बी, देन एन जी टी will at r equals to that integer, r equals to that integer and r equals to that integer माइनस वन। ठीक है, ये -1 क्या हुआ, डैट इंटीजर, अरे डैट लिखना था, क्या लिख रहा हूँ, डैट इंटीजर -1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? अब आगे बढ़ा जाए तो वो तो आप निकाल लीजिएगा। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आर इक्वल्स टू 4, T4 एंड T5। ठीक है, हाँ। तो अब आगे बढ़ा जाए। हम्म, कुछ गड़बड़ हुआ क्या इस सवाल में, एक मिनट लिखिए, मुझे चेक करने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ x raised to the power 0 in 1 plus x plus 1 raised to the power m plus 1 plus 1 upon x raised to the power m। इसमें आपको चाहिए क्या, x की पावर 0 का कोफिशिएंट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सवाल समझिएगा लिखा क्या है ये आपका आज का लास्ट सवाल है। जब बात की जाए आपसे x रेज टू द पावर 0, दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड करना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये फाइंड करना है हमें। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन किसमें, x प्लस 1 रेज टू द पावर m, और ये थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 1 रेज टू द पावर n, और इसको अलग से लिख दूं क्या, अपॉन में x की पावर n इसमें। तो आप देखिए ऊपर दोनों सेम है, x प्लस 1 x प्लस 1, एक में x प्लस 1 रेज टू द पावर m है, एक में x प्लस 1 रेज टू द पावर n है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे क्या। ये ऊपर लिखा हुआ x प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n अपॉन x की पावर n। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर मुझे इस पूरे में x की पावर 0 चाहिए, इस पूरे में x की पावर 0 चाहिए, तो ऊपर बाइनोमियल है, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल थोड़ी है। इस पूरे में मुझे x की पावर 0 चाहिए, तो बेटा नीचे जो डिनोमिनेटर में x की पावर n है, मतलब 1 अपॉन x की पावर n जो लिखा हुआ है, वो ऊपर वाले से कटना चाहिए। ऊपर x की पावर n आएगा तभी तो दोनों कैंसिल होके क्या बनेंगे, x की पावर 0 बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है, फंडा क्या है इस सवाल को करने का। ये डिनोमिनेटर में भाई हमारा x की पावर n है, अगर मैं ऊपर वाले में सीधे मैं ये सोचूं कि भाई मुझे क्या ढूंढना है, x की पावर 0 ढूंढना है, किसमें, x की पावर किसमें 1 प्लस एक्स सॉरी x प्लस 1 की पावर n प्लस n में। अगर आप ये सोचेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, अगर आप ये सोचेंगे गलत क्यों है, आप इसमें x की पावर 0 ढूंढ दोगे, लेकिन जो 1 अपॉन x की पावर n है ये तो रह जाएगा, तो इसके वजह से x की पावर माइनस n तो रह जाएगा, ये तो रह जाएगा, तो हमें तो इसको भी एलिमिनेट करना है। तो अल्टीमेटली आपको एलिमिनेट क्या करना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन का ऑपरेशन तो करना है ना हमें। क्वेश्चन क्या षड्यंत्र रच रहा है, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि भाई x की पावर 0 ढूंढो, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें तो ये डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर में जो x की पावर n है उसे एलिमिनेट करना है, तो उसे एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर n ऊपर चाहिए होगा, तभी दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड होके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर n ढूंढना पड़ेगा, क्या, इसमें x की पावर n इन x प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब हमें ढूंढना क्या पड़ेगा, जो कोफिशिएंट की बात की गई है ना यहाँ पे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इन किसमें, x प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n अपॉन x की पावर n, ये किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन x प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n। ये क्यों x की पावर n लिया मैंने, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में जो ये है मसाला, ये जो मसाला है इसको तो कैंसिल करना होगा ना, वो तो कैंसिल तभी होगा जब ऊपर x की पावर n आएगा। तो x की पावर, समय हो गया क्या, रुक जा बस ये सवाल तो खत्म करने दे। वो सर बस हुआ जैसे मैं ही एहसान कर रहा हूँ तेरे ऊपर, नलायको बेशर्मो। तो x की पावर n का कोफिशिएंट आपको ढूंढना है, तो टी आर प्लस 1 लिखिए किसमें, x प्लस 1 रेज टू द पावर m प्लस n में। तो m प्लस n सी आर x की पावर m प्लस n माइनस r और 1 की पावर r, तो ये क्या हो जाएगा, m प्लस n सी n x की पावर
m प्लस n माइनस n और 1 की पावर n, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया कोफिशिएंट? m प्लस n सी n, यही चाहिए था आपको। ठीक है भाई, यही होगा, आपको यही ढूंढना था, ये हमने ढूंढ लिया। ठीक, m प्लस n सी, कुछ गड़बड़ हो गया। और ये ओ हो, क्या गड़बड़ करवा रहे हो यार। अब हमें क्या चाहिए था? ये चाहिए था ना, और एक्स की पावर एन। अच्छा, ये आर प्लस एन माइनस आर, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। हमें क्या चाहिए? एम प्लस एन माइनस आर, ये किसके इक्वल होना चाहिए? एन के इक्वल चाहिए हमें, एक्स की पावर एन चाहिए ना, तो ये एन के इक्वल होना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या आ गई भाई? ये एन और ये एन कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू एम आ गई। ठीक है, तो आपका कोफिशिएंट हो गया एम प्लस एन सी, क्या एम हो गया क्या? तो ये क्या हो गया? एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचेगा? एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, अब आप लो